नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। दिल्ली के चुनाव की घोषणा अब कभी भी हो सकती है, लेकिन पिछला 3 विधानसभा चुनाव एक तरफा अपने नाम कर चुके अरविंद केजरीवाल को अब की बार सीधी चुनौती मिलती दिख रही है। कम से कम शोरोगुल तो कुछ ऐसा ही है। सबसे बड़ी वजह है कि 10 साल पहले केजरीवाल की यूएसपी थी आम आदमी की पहचान, लेकिन आज मुख्यमंत्री के सरकारी आवास जिसकी तुलना शीश महल से हुई, जिसकी स्टोरी नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल के नाम से दर्शकों के सामने रखी, उसे लेकर सीएम केजरीवाल पर विपक्ष का अटैक पर अटैक हो रहा है। उस सो कॉल्ड शीश महल के रेनोवेशन के खर्च ने उनके आम आदमी पार्टी के टैग को सवालों को घेरे में डाल दिया है। चुनाव के ऐन पहले मीडिया में आई सीएजी रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने कहा है कि रेनोवेशन पर अनुमानित लागत से 350% से ज्यादा खर्च हुआ, यानी कि 8 करोड़ कुछ लाख में बनने वाला शीश महल लगभग 33 करोड़ से ऊपर की लागत पर बना। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं प्रवेश वर्मा और उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखकर इस शीश महल को जनता दर्शन के लिए खोलने की मांग भी कर दी है। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2023 में सबसे पहले नवभारत ने शीश महल पर आए खर्च का खुलासा किया था। केजरीवाल के आम आदमी मॉडल पर उठते सवालों के बीच ही प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि दिल्ली में आप नहीं आपदा आई है। तो उधर महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीने की प्यारी दीदी योजना का वादा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल को बहरूपिया बताकर आक्रामक तेवर अपना रखा है। बीजेपी और कांग्रेस का जोरदार हमला झेल रहे आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल का आज का बयान है। मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है, ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। ये है अरविंद केजरीवाल का आज का बयान। दिल्ली चुनाव में आमना सामना इतना तीखा हो गया है कि दिल्ली की कालका सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी को चुनौती दे रहे बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने घोर आपत्तिजनक बयान पर आज आतिशी के आंसू भी निकल गए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप भी लगा रही है। सवाल पब्लिक का है कि दिल्ली में आपदा या दिल्ली आपदी, यानी दिल्ली की जनता किसके साथ होगी? मोदी शाह का ताबड़तोड़ प्रहार, कांग्रेस से सीधी रार, क्या केजरीवाल दोहरे फंसे हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। कुछ महीनों पहले तक अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी इंडिया अलायंस की मीटिंग में साथ बैठकर मोदी को हटाने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन अब दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के तेवर ऐसे हो गए हैं जिसमें अब कांग्रेस वाले केजरीवाल को देशद्रोही, बहरूपिया और पता नहीं क्या क्या बुला रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस खुद को जिंदा रखने के लिए कैसे भी दिल्ली के चुनाव को आप वर्सेस बीजेपी से खींचकर आप वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करना चाहती है। सुनिए शीश महल की सीएजी रिपोर्ट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने केजरीवाल के कथित झूठे वादों पर कैसे उन्हें घेरा। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था, उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का, उससे
290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। दिल्ली में भी एक बहरूपिया, एक सौदागर सपनों का वो काबिज है और लगातार लोगों को सपने दिखाने का काम कर रहा है। 11 साल हो चुके हैं। दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। एजुकेशन मॉडल की बात की हो, बिजली फ्री देने की बात की हो, पानी फ्री देने की बात की हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की हो, उन सभी पहलुओं पर आदरणीय केजरीवाल जी पूरी तरीके से विफल साबित हुए, फेल साबित हुए। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी मॉडल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर है, लेकिन पहले प्रियंका गांधी और अब आतिशी पर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिला है। सुनिए रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था और पलटवार में क्या कहा था। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही है। मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान वो लोग झांके। रमेश बिधूड़ी के विवादित बयानों पर वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन चुनाव के पहले शीश महल की सीएजी रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। इस बीच आज केजरीवाल ने आतिशी की गिरफ्तारी और मनीष सिसोदिया के घर रेड की आशंका जताई, तो कल आपदा वाले बयान पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरा था। सुनिए अरविंद केजरीवाल का ये बयान। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। प्रधानमंत्री जी से इस तरह के, प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली। मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। केजरीवाल का यह बयान प्रधानमंत्री के किस बयान पर आया था, उसे भी सुन लीजिए। बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को
अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो आज सवाल पब्लिक का है, दिल्ली चुनाव में शीश महल की कैग रिपोर्ट से केजरीवाल के आम आदमी मॉडल पर डैमेज तय है क्या? केजरीवाल को चौतरफा घेरने के बाद भी बीजेपी या कांग्रेस दिल्ली में आपको हरा पाएगी? क्या मोदी का आपदा वाला अटैक और कांग्रेस का बहरूपिया वाला प्रहार केजरीवाल पर भारी पड़ेगा? क्या प्रियंका और आतिशी पर रमेश भिदूड़ी के विवादित बयान बीजेपी के लिए सेल्फ गोल हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। अभिषेक दत्त नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और चुनाव भी लड़ रहे हैं एमएलए का। प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर आनंद रंगनाथन लेखक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है सवाल पब्लिक का शो पर। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी, ये खबरें आपके पास कहां से आती हैं कि रेड होने वाली है, आज नहीं कुछ दिनों में होने वाली है? अगर ऐसा है कि पहले से खबर आ जाती है तो कहीं ना कहीं सीबीआई बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही होगी, या फिर बीजेपी का आरोप सही है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है? क्योंकि सवाल कई हैं और आप जवाब इन सवालों से भटका रहे हैं। नहीं, जवाब तो हमेशा से ही विपक्षी पार्टियां देती हैं। जवाब तो कभी बीजेपी से पूछे ही नहीं जाते, तो कोई नई बात तो है नहीं इसमें। पर जब पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे, कि रेड होंगी हमारे ऊपर, तो वो सब हुआ था। वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो बहुत तरह के इनपुट्स आते हैं। कितनी बार तो भाजपा के लोग आके ही बता देते हैं, और अंदर खाते क्या है कि लोग ना सिंपैथेटिक है टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी। उनको पता है कि कितने झूठे फर्जी केसेस में भाजपा ने फंसाया हमें, 2-2 साल तक जेल में रखा बिना ट्रायल स्टार्ट किए, बाहर कैसे मीडिया ट्रायल चला। तो लोग भी सिंपैथेटिक है कि भाई भले सच्चे लोग हैं, काम कर रहे हैं, काम नहीं किया कर, इनको जानबूझ के इनके साथ ऐसा किया जाता है। तो बहुत सारे इनपुट्स मिल जाते हैं नविका जी, दैट इज नॉट अ बिग डील। व्हाट द बिग डील इज कि भाजपा की बौखलाहट साफ दिख रही है। बार बार उन्होंने हमारे ऊपर झूठे केसेस किए, आज भी उनके पास बताने को अपने काम पर 2 काम नहीं है जो भाजपा बता दे उन्होंने दिल्ली में किए। मैं बता देती हूँ आपको 2 काम। एक, उन्होंने किया उद्घाटन टर्मिनल 1 के एयरपोर्ट का दिल्ली में, जिसकी रूफ ढह गई। दूसरा, उन्होंने किया प्रगति मैदान का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद, जो बिल्कुल ही खराब निकला। तो ये इस तरह के काम होते हैं भाजपा के, इनसे ध्यान भटकाना है, इन पे बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए रेड कर दो। इनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को यूज करना चाहिए था, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि देश का सारा काला धन जो बाहर गया उसको वापस लेके आएंगे और हर एक के अकाउंट में तब 15-15 लाख चले जाएंगे। वो वाला काला धन ये वापस नहीं ले पाए। नीरव मोदी को नहीं ला पाए, ललित मोदी को नहीं ला पाए, नितिन संदेशरा को नहीं ला पाए। कितने सारे करप्ट लोग हमारा पैसा खाकर भाग गए। बाकी जो करप्ट है वो भाजपा में शामिल हो गए और वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। तो इनसे भी तो जवाब मांगा जाना चाहिए ना कि यही है तुम्हारी राजनीति। चलिए प्रियंका कक्कड़ जी, आपने कहा कि हमेशा विपक्ष को जवाब देना पड़ता है, लेकिन ये चुनाव तो दिल्ली का है, यहाँ आप सत्ता पक्ष हैं, इसीलिए सवाल पूछा। खैर सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल सारे आपकी ड्योढ़ी पर आकर रुक गए हैं, आपके डोरस्टेप पर हैं सारे सवाल कि आप सिर्फ रेड करते हैं और बाकी जो काम प्रियंका कक्कड़ जी ने गिनाए वो आपके सामने हैं। जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, जैसे आपने कहा प्रियंका जी को ध्यान रखना चाहिए, ये चुनाव दिल्ली का है और आम आदमी पार्टी सत्ताधारी दल नहीं है। भारत के इतिहास में सबसे प्रचंड बहुमत पाकर किसी भी राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 97% बहुमत मिला हो। आप 70 में 67 सीटें, 70 में 62 सीटें पा चुके हैं 2 बार लगातार। तो मुझे लगता है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सत्ता पाकर आप बैठे हो। रही बात इनको लगता है कि केजरीवाल जी बार बार ये कह रहे हैं कि
अब रेड होने वाली है, तब रेड होने वाली है। ये जानते नाविका जी कैसे होता है? इनको क्यों लगता है? इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी के लिए बारे में कहा था और हो गया। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे हम लोग स्कूल के दिनों में बोर्ड के एग्जाम होते थे जब 10th और 12th के, तो आपको पता हो कि वो नकल की जांच करने के लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड आता था जो अचानक आ जाता था किसी भी सेंटर पे और किसी भी बच्चे के अटेंडम चेकिंग कर लेता था। अब कोई बच्चा पर्ची लेके बैठा हो तो उसे तो पता है, अगर पता चला दूसरे सेंटर पे फ्लाइंग स्क्वाड आ गया है तो जिस दिन मेरे सेंटर पे आएगा तो मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा। तो वो पहले ही हल्ला मचाना शुरू कर देता है, देखो देखो फ्लाइंग स्क्वाड आएगा, हमको पकड़ लेगा, क्योंकि आपके पास पर्ची पहले से रखी हुई है। यही हुआ था। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यदि आरोप को निराधार मानते हैं तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया नाविका जी, ठीक एक ही आरोप में केजरीवाल जी जेल गए, ठीक एक ही आरोप में मनीष सिसोदिया जी जेल गए। मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम थे, केजरीवाल जी सीएम थे। अगर उनको लगता है उनकी नजरिए में आरोप निराधार था तो केजरीवाल जी उसी आरोप में मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे और मनीष सिसोदिया जी उसी चीज के आरोप में, उसी सिलसिले में जेल जाने में मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। कृपया ये कौन सी कानून की व्याख्या की थी केजरीवाल जी ने? यह मुझे लगता है प्रियंका जी को बताना चाहिए कि ये अपने हिसाब से किस प्रकार की चीजों को घुमाकर फिराकर करने का प्रयास करते। और दूसरा, शराब का घोटाला भारत के इतिहास का इकलौता घोटाला था, जांच शुरू होते ही सरकार ने वो विड्रॉ कर ली। अरे भाई क्यों विड्रॉ कर ली पॉलिसी? अच्छा, पॉलिसी विड्रॉ कर ली तो सीधे आके टीवी पे और संसद में कहना चाहिए था वो पॉलिसी खराब थी, हमने विड्रॉ, नहीं हम डिफेंड भी करेंगे। तो मुझे लगता है इनके बदलते हुए और कंफ्यूज कैरेक्टर का वो प्रमाण है कि ये सीएम और डिप्टी सीएम में भी कंफ्यूज रहते हैं, पॉलिसी लागू रहे या विड्रॉ करे उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, और डिफेंड करें या ना डिफेंड करें उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लिए वो वाली लाइन एकदम चरितार्थ होती है कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से। आम आदमी पार्टी को ध्यान से सुनना चाहिए। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। अब दिल्ली की जनता ने उस कच्चे रंग को उतरते हुए अपनी आंखों से देख लिया। प्रियंका कक्कड़ जी, काउंटर 30 सेकेंड्स। देखिए, मुझे लगता है मैं डिफेंड नहीं कर रही, मैं बहुत डंके की चोट पर कह रही हूँ कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी सर्वश्रेष्ठ थी, है और रहेगी। यही पॉलिसी पंजाब में एज इट स्टैंड्स टुडे चल रही है। और भाजपा के जो स्टेट्स हैं, जैसे बीजेपी रूल्ड गुजरात है जहां नशाबंदी है, वहां 20,000 करोड़ का अवैध धंधा चलता है, और इतना बड़े लार्ज स्केल पे ये धंधा बिना पॉलिटिकल संरक्षण के नहीं चल सकता। वहां पर लोग नकली शराब पीकर मर जाते हैं, और ये हर साल हम हुच ट्रेजेडी हर साल होती है, हर साल हम इसको देखते हैं, और फिर देखकर फिर कोई और मुद्दा आ जाता है। भाजपा के जितने भी राज्य हैं वहां पर ये क्या करते हैं पता है आपको? इन्होंने आंध्र प्रदेश में पिछले चुनाव में प्रॉमिस किया था, भाजपा को वोट दे दो, हम 50 रुपए की शराब बेचेंगे, हम 50 रुपए की शराब कर देंगे। ये ऐसी बातें करते हैं। इन्होंने कर्नाटका में पता है क्या किया जब ये सरकार में थे? एक के साथ एक फ्री तो यहाँ पर भी हो गया था प्रियंका कक्कड़ जी, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, पॉलिसी अच्छी थी तो विड्रॉ क्यों हो गई? सीएजी की रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं? इन पर कोई टिप्पणी करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन अभिषेक दत्त जी, मैं आ रही हूं, 30 सेकंड का समय था। अभिषेक दत्त जी, अब मुझे पहले तो यह समझा दीजिए कि दोस्ती है कि दुश्मनी है आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि कभी बहरूपिया कहना, कभी सपनों का सौदागर कहना, कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि वो किसके दोस्त और किसके दुश्मन है। और दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी उठा रही है कुछ मुद्दे, तो कांग्रेस सेम मुद्दे क्यों उठा रही है अपने दोस्त के साथ, अलायंस पार्टनर के साथ, इंडिया गठबंधन के अपने घटक दल के साथ? ये जनता कुछ कंफ्यूज्ड है अभिषेक दत्त जी। आपने सही कहा, जनता बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज इसलिए भी है कि जिस मंच से मोदी जी महाराष्ट्र में खड़े होके अजीत पवार जी को सबसे बड़ा स्कैमस्टर कहते हैं, वो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है और सारे उसके स्कैम्स खत्म हो जाते हैं। पर मुद्दा आज दिल्ली का इलेक्शन है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से 11 साल में दिल्ली में आपने, हमने और हम सब ने एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स को देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स को देखा है, हमारी यहाँ पे बहनों के साथ, हमारे यहाँ माताओं के साथ किस तरीके से टूटी हुई रोड, बहता हुआ सीवर, गंदा पानी देखा है। दिल्ली के लोग त्रस्त हैं
अभी प्रियंका जी बात कर रही थी मैनिफेस्टो की। आपसे बात करते करते मैं 2015 का केजरीवाल जी का मैनिफेस्टो पढ़ रहा था और मुझे वो दिन याद है, केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, मैं जन लोकपाल बिल पास कराने आया हूं और जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो ऐसे कई पदों को मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं आज पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से, 2013 में इनका चुनाव का जो मोटिव था अलग था, 2015 में अलग हो गया, 2020 में अलग हो गया और आज जब ये 2025 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की होर्डिंग पूरी दिल्ली में इन्होंने लगाई है। किसी भी होर्डिंग में आज तक अपनी अचीवमेंट्स के बारे में केजरीवाल जी नहीं लिखते। हर होर्डिंग पे लिखा है बहनों के लिए 2100, बहनों के लिए 2100। 11 साल इनकी सरकार थी, क्या हमने मना करा था बहनों को सम्मान राशि ना दे? क्या किसी और लोगों ने मना करा था? चुनाव से मात्र 7 दिन पहले जब केजरीवाल जी को उनकी हार दीवार पे साफ दिखाई दे रही थी, एक ऐसी पॉलिसी को उन्होंने प्रपोज करा जो उनके खुद के मंत्रालय ने कही कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। आज केजरीवाल जी गवर्नेंस पे डिस्कशन क्यों नहीं करते? क्यों केजरीवाल जी नहीं बताते कि उनके खुद के मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो 15,000 बसें दिल्ली में लेंगे, क्यों उन्होंने बसेस नहीं ली? और जो बस खरीदी उस पर भी घोटाले की जांच चल रही है और शायद यही कारण है कि कैलाश गहलोत जी आज भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो दिल्ली के लोगों से झूठ क्यों बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत क्लियरली ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी जब तक जांच के घेरे में है तब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी नहीं सकते, किसी भी मीटिंग के वो साइन नहीं कर सकते। तो उनका चेहरा कौन है? अतिशी बहन को अगर रमेश बिधूड़ी जी ने उनके लिए गलत टिप्पणी करी तो उससे गलत टिप्पणी उन्होंने खुद केजरीवाल जी ने उनको टेम्परेरी सीएम कह के कही। क्या कोई अपनी पार्टी की महिला को टेम्परेरी सीएम का दर्जा देता है? अगर वो टेम्परेरी है तो परमानेंट कौन है? क्या ये जवाब आपके आम आदमी पार्टी दे सकती है? केवल और केवल दिल्ली के लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, मुद्दे भटकाना। और जो लोग केजरीवाल जी को कल तक गाली देते थे, आज मंच पे उनको सजाकर टिकट देना, ये अरविंद केजरीवाल जी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। और दिल्ली के लोगों ने बहुत स्पष्ट तरीके से देख लिया है कि अरविंद केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ही का चैनल था टाइम्स नाउ और 7 मिनट में उसमें लाइव था जब हमने दिल्ली का एक्साइज स्कैम को एक्सपोज करा था। उस दिन भी मैंने आपके टीवी चैनल को धन्यवाद करा था। आज फिर करना चाहता हूं कि देश के इतिहास में हमारी राजधानी में अगर किसी ने सबसे बड़ा घोटाला करा तो वो एक्साइज का घोटाला है, जिसकी जांच के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री और साथ में उनके डिप्टी सीएम इन्वॉल्व थे। और दुख की बात यह है, यह घोटाला तब करा गया जब दिल्ली के लोग कोविड के समय मेडिकल बेड्स के लिए, मेडिसिन के लिए, इंजेक्शन, बड़ा आरोप लगा रहे हैं अभिषेक दत्त जी। बहुत बड़ा आरोप है आपका शराब घोटाला। पहले सुधांशु त्रिवेदी, फिर अभिषेक दत्त। आनंद रंगनाथन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर आज आप दिल्ली में वोटर हैं तो कितने कंफ्यूज्ड हैं? मुद्दा कौन सा है? किसके साथ जाना है? कहां खड़े होना है? कौन किसको क्या कह रहा है? कौन किसका दोस्त है? कौन किसका दुश्मन है? कुछ समझ आ रहा है? नमस्ते नाविका जी, और मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आपने कहा दिल्ली के वोटर हैं, तो आपने जो पूछा कि कितने कंफ्यूज्ड हैं, एक्चुअली कंफ्यूज्ड हैं नहीं, क्योंकि दिमाग चला गया दिल्ली के वोटरों का। इतना पिस चुके हैं पिछले 10-11 सालों से कि दिमाग सोचने की क्षमता चली गई है। नाविका जी, आप भी दिल्ली में रहती हैं, आपने देखा है स्थिति कैसी है। कई पॉलिटिशियन हैं जो इधर से आलू डालते हैं तो उधर से सोना निकलता था। केजरीवाल इधर से दारू डाल रहे हैं, उधर से सोना निकल रहा है। अब ये देखिए, टैटर्ड चप्पल पहनते हैं, ये फटी हुई शर्ट पहनते हैं, पुरानी पैंट पहनते हैं, रेनॉल्ट का 1.5 रुपए का पेन लगाते हैं। कोई मुझे बताएगा कि ये लाखों करोड़ों रुपए का सोना क्यों लगा रहे हैं अपने घर में हमारे टैक्स पेयर पैसे से? अभिषेक जी ने ठीक कहा, ये तब लगा रहे हैं सोना, तब लगा रहे हैं 12-12 लाख के कमोड, जब दिल्ली की जनता एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, लोग मर रहे थे, तब इन्होंने, और आपने ही इसका भांडाफाड़ किया था जो स्कैम है। और एज फार एज प्रियंका जी मेरी बड़ी प्रिय मित्र हैं, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि कह रही है मैं डंके की चोट पे दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का सपोर्ट करती हूं, तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि आपने फिर ये खुद ही एक्साइज पॉलिसी हटाई क्यों? आप मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के मामले में कहा कि ही यूज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कोट अनकोट। आप मुझे ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के बेल के मामले में क्यों कहा कि देयर इज अ मनी ट्रेल ऑफ 138 करोड़।
अगर इतनी अच्छी एक्साइज पॉलिसी थी आपने खुद ही हटाई। दूसरी बात, आपने एक चीज तो एकदम ठीक कही, जो आपका 10 साल से बहाना चला आ रहा है कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, हम बहुत काम करना चाहते हैं। इससे आपने, इस एक्सक्यूज से आपने कह दिया कि यमुना साफ नहीं करी, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, दिल्ली जेल बोर्ड स्कैम था, आपका सारा एजुकेशन स्कैम है, आपका हेल्थ स्कैम आया, 14,000 लोगों को मोबाइल नंबर 000 और 999 करके उनको प्राइवेट क्लिनिक से टेस्ट करवा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक वाले। हर चीज में स्कैम है, लेकिन आप फिर भी कहती हैं कि हमें मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। इसका एक वैज्ञानिक जो है कंट्रोल क्या ढूंढता है? ऐसा स्टेट ढूंढता है जहां मोदी जी आपको तंग नहीं कर सकते। वो आपको 2.5 साल से पंजाब मिला हुआ है, तो आप मुझे 2-3 सवाल बता दीजिए। वहां पे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको तंग करने के लिए नहीं है, वहां पे मोदी जी तंग करने के लिए नहीं है, वहां पे आपने एक भी प्रॉमिस फुलफिल क्यों नहीं किया? आपने कहा था पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए पर मंथ देंगी। आप मुझे ये बता दीजिए प्रियंका जी, कितनी महिलाओं को आपने 1,000 रुपए पर मंथ दिया है? और मैं ये सुधांशु से कहना चाहता हूं, इन्होंने आपके फेक न्यूज को उजागर नहीं किया। मैं दोबारा करना चाहता हूं, मोदी जी ने ये कभी प्रॉमिस नहीं किया कि ब्लैक मनी 15 वहां से लाएंगे और हर इंडियन के बैंक अकाउंट में 15 लाख डालेंगे। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। और सुधांशु जी, आप प्लीज इसको रेटिफाई करिए, वरना ये प्रियंका कक्कड़ जी, बहुत से सवाल आनंद रंगनाथन ने उठाए, पहले जवाब दीजिए, फिर सुधांशु जी आपको ला। पहले प्रियंका कक्कड़, कमिंग टू यू। देखिए, मैंने काफी बार इन बातों का जवाब दिया है, पर इनके कानों पे जू भी नहीं देंगी, क्योंकि इनका चश्मा, इनको दिखता ही नहीं है कि मोदी जी दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। इनको दिखता ही नहीं है कि 1.5 लाख का चश्मा पहनते, 2.5 करोड़ की घड़ी पहनते, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, कि 8400 करोड़ का जेट है, कि महीने में 4 बार घूमने जाते हैं, कि 500 करोड़ का टनल वाला घर बनाया कोविड के टाइम में मोदी जी ने। इनको वो दिखता ही नहीं है, इनको सुनता ही नहीं है। जब मैंने बताया कि गुजरात में नकली शराब मिलती है और हमारी एक्साइज पॉलिसी बेस्ट थी, इनको मैंने एक डिबेट में और भी बताया था कि हमने पंजाब में स्कूलों की हालत ऐसी कर दी, इतने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिए कि पहले 2 साल में ही 2 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़ के इधर सरकारी स्कूल में आ गया। इनको याद ही नहीं, जब मैंने इनको बताया था कि वहां पंजाब में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, जिसमें 450 टेस्ट फ्री है, 359 मेडिसिन फ्री है। इनको याद ही नहीं है। मैंने तब भी बताया था कि पंजाब की महिलाओं को किया हुआ वादा भी पक्का होगा, और हमारे पे पंजाब की जनता 80% पंजाब को फ्री बिजली मिलती है। सच, ये तो बताना ही भूल गई। और नहीं, पूरा करने दीजिए। और ये भी अब हमने ये वादा किया है ना, केजरीवाल गारंटी देते हैं, 15 लाख वाला जुमला नहीं देते। आनंद जी, मैं बीच में नहीं बोली आपके, अब मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आपको पक्का मौका मिलेगा। आई एम श्योर नाविका जी विल बी फेयर टू यू। तो मैं, जब हमने इतने सारे काम करा दिए, अभी भी हमारा टेन्योर बचा है। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी, ये भी पूरा होगा। हमारी प्राथमिकता, हम जिस भी स्टेट में जीतेंगे, पहले एजुकेशन और हेल्थ रहेगी। हमने 5 साल में जो प्रोमिसेस किए वो पूरे करे, हमने आज तक कब नहीं किया। हमने फ्री बिजली कहा, वो पूरा किया। इनसे पहले अभिषेक भाई ने बातें कुछ कही, उन्होंने बोला कि मैंने मैनिफेस्टो का जिक्र किया, मैंने नहीं किया, पर उनको पार्टी लाइन मिली थी कि ये बोलना है, इसलिए उन्होंने बोला। पर अब उन्होंने कर दिया तो मैं जवाब दे देती हूँ। हमने फ्री बिजली कहा, फ्री बिजली करी। हमने फ्री पानी कहा, फ्री पानी कर दिया। फ्री महिलाओं को बस यात्रा कही, वो कर दिया। फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कही, वो कर दिया। 38 फ्लाईओवर बना दिए, 3 यूनिवर्सिटी, 6 यूनिवर्सिटी कैंपसेस, 11 वोकेशनल स्टडीज बना दिए। 22,000 क्लासरूम थे दिल्ली में पिछले 75 सालों में, उनको 25,000 और ऐड कर दिए। हमने दिल्ली के हॉस्पिटल बेड्स की संख्या 4 टाइम्स कर दी। हमने दिल्ली में 5 अभी निर्माण, सॉरी, सब कुछ कर तो दिया। सुधांशु जी, फिर दिक्कत किस बात की है? फिर किस लिए बीजेपी इन्हें आपदा कह रही है? जवाब दीजिए। नाविका, रिबट करने का चांस दीजिए। देखिए, जिन्होंने जो फैक्ट्स बताए हैं, कोई भी जाके चेक कर सकता है, परंतु अब मैं वो फैक्ट्स बताता हूं, मुझे लगता है जिसपे कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। जब इनकी सरकार आई तो दिल्ली सरप्लस बजट था, दिल्ली घाटे का बजट नहीं था, प्रॉफिट का बजट था, क्योंकि दिल्ली उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। मगर आज स्थिति क्या है? इन्होंने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए आवेदन किया है। जब इनकी सरकार आई 2015-16 में कोई जाके चेक कर ले, 1.54% ऑफ द जीडीपी का सरप्लस था, अब 0.3 पे आया, और इस साल निगेटिव। पहली बार जो मुनाफे का बजट था वो अब घाटे के बजट में तब्दील होने जा रहा है। 2016-17 में इन्होंने 2,600 करोड़ रुपए लिए थे नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम से। फिर उसके बाद आने वाले वर्षों में कुल मिलाकर इन्होंने 11,000 करोड़ रुपए लिए। उसके बाद अब एक अकेले साल में 10,000 करोड़ देने की बात कही है।
सोचिए इन्होंने कहां पहुंचाया। खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता कि यदि इनकी सरकार आ जाए तो उसके बाद किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा, ना गरीब को देने के लिए कुछ बचेगा, ना तनख्वाह देने के लिए किसको, किस राज्य को। जो सबसे बेहतर स्थिति में था वो इन्होंने किया। पंजाब में कोई जाके चेक कर ले कि इनकी सरकार आने से पहले 2022 से पहले कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा था और आज 3 साल के बाद कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पंजाब में इनकी सरकार आने से पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी और अब क्या है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेके पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर पवित्र स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली चलना सबने देखा है। अब हम इनको ये बताना चाहते हैं समस्या क्या है। इन्होंने कहा मुफ्त बिजली 80% लोगों के साथ, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं पंजाब में 80% लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही। पंजाब जो किसी जमाने में उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य होता था, वहां 80% लोग बिजली देने लायक नहीं रह गए। कहां पहुंचा दिया भाई आपने। गजब की बात है। कहां कहते थे आनंद रंगनाथन आप हाथ उठा रहे थे, आपका काउंटर। और वहां पे हाँ, देखिए मैंने सिंपल सा सवाल एक पूछा था। अभिषेक जी मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड मुझे चांस दीजिएगा। प्रियंका जी ने बहुत सारी ऐसे बातें कही थी, पर मैंने एक ही सवाल, मुझे पता था मैं 10 सवाल पूछूंगा तो प्रियंका जी एक का भी जवाब नहीं देंगी, इसलिए मैंने एक पूछा कि केजरीवाल जैसे आम आदमी को, जो कि 15-20 दिन स्लम में रह के इन्होंने आमरण अनशन किया था, उनको सोना की क्या जरूरत पड़ गई करोड़ों रुपए के, उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं। और इन्होंने ये कहा कि पंजाब में हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई हैं। वो अलग बात है कि घोटाला रहने दीजिए मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन इनका वायदा कितना था? 16,000 मोहल्ला क्लिनिक। पंजाब में इनका वादा क्या था कि 1000 रुपए पर मंथ देंगे। एक महिला को इन्होंने दिया, ये इन्होंने बात करी नहीं। लेकिन अब मैं प्रियंका जी आपके अब फार्म फायर्स रोक देंगे, बहुत सारी चीजें, ड्रग को 1 महीने में प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। लेकिन मैं उस पर नहीं आना चाहता। मैं अभिषेक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी से ज्यादा आपका भांडाफोड़ आपके कार्यक्रम में अभिषेक जी ने किया है, मैं इनकी दाद देता हूं। लेकिन अभिषेक जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोग ये भी सुन रहे हैं कि आपने इतना बड़ा घोटाला, सब स्कैम आपने गिन दिए, आप अभी भी आपके साथ नेशनल लेवल पे क्यों हैं? इतने करप्ट आदमी के साथ आप क्यों खड़े हुए हैं? आनंद भाई पहले मैं आपको डंके की चोट पे कुछ सुनाना चाहता हूं, जरा सुनिएगा, फिर मैं आपकी डंके की चोट ठीक करूंगा। ये सुनिए। भोजपुरी गाना सुना रहे हैं। सुनाई पूरा दे नहीं रहा। जो आपने कहा ना इस साइड से आलू डालो, इस साइड से सोना डालो, सुनिए मैडम, जो ये इन्होंने बोला ना इस साइड से आलू डालो, इस साइड से सोना डालो, ये एडिटेड वीडियो भारतीय जनता पार्टी का है और ये शब्द राहुल गांधी जी के नहीं थे, ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के थे। तो पहला तो डंके की चोट पर झूठ बोलना छोड़िए आनंद भाई। ये वीडियो में आपको व्हाट्सएप, आप रुक जाइए, आप स्पीक फॉर हिमसेल्फ, प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक एंड देन यू लेट मी स्पीक आल्सो, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, बिकॉज़ इफ वी स्टार्ट इंटरप्टिंग ईच अदर देन इट बिकम्स लाइक अ डिफिकल्ट डिबेट। जब इन्होंने बोला था, अब तो सुन लीजिए, चलो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, जो शब्द आपने यूज करे वो मोदी जी के शब्द थे, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ, मुझे पता है, आगे से आपको आइडिया रहेगा। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। अब नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज, सुन लीजिए अभिषेक जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आनंद रंगनाथन, योर पॉइंट, आपका पॉइंट आ गया है। अभिषेक दत्त को बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। ये इलेक्शन दिल्ली का इलेक्शन है। अभिषेक दत्त, देखिए आप केजरीवाल के साथ, देखिए सबसे पहले मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में 2 लोग सरकार चलाते हैं, एक केंद्र सरकार चलाता है एलजी के माध्यम से और एक दिल्ली सरकार चलाती है मुख्यमंत्री के माध्यम से। अब दिल्ली की विडंबना देखिए, दिल्ली में 7 एमपी चुन के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी 6 की टिकट काट देती है। इसलिए काटती है, हाँ वो इस आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है। हेलो, बिल्कुल आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो टिकट इसलिए काट देती है कि वो 6 सांसदों ने काम नहीं करा। आज जितनी गलती दिल्ली में केंद्र सरकार की है उतनी गलती आम आदमी पार्टी की है। क्या पिक एंड चूज पॉलिटिक्स नहीं कर सकते ना? आज दिल्ली के अंदर लोग एयर पोल्यूशन से परेशान है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को देते हैं, गंदी सांस हम सब लेते हैं। आज दिल्ली के अंदर प्रियंका जी ने कहा कि इन्होंने हॉस्पिटल के बेड्स बना दिए, जब कोविड के समय मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी और अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत खराब हुई, वो तो पहुंचे मैक्स हॉस्पिटल में। अगर दिल्ली के अस्पताल अच्छे थे तो वो दिल्ली के अस्पतालों में क्यों नहीं भर्ती हुए? आखिरी सवाल मैं इनको करना चाहता हूं, दिल्ली की बसेस की बात कर रही है,
जब शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय दिल्ली की आबादी 1,40,00,000 के आसपास थी। उस समय दिल्ली में 6800 बसें थी। आज दिल्ली की आबादी 3,30,00,000 है और मात्र 5 से 6,000 लोगों बसेस में पूरी दिल्ली की महिलाएं सफर कर रही है। 40 से 45 मिनट एक एक महिला को बस स्टॉप पे वेट करना पड़ता है। केजरीवाल जी ने कहा था कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं 15,000 बसेस खड़ा दूंगा। और सपोर्ट देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ही थी अभिषेक दत्त जी 2013 में जब आपने सरकार बनवाई थी अरविंद केजरीवाल की। तो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी से तो आप भी दूर नहीं रह सकते। लेकिन पब्लिक के कई सवाल आ रहे हैं। अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, एक बार शीश महल के दरवाजे मीडिया और जनता के लिए खुलवा दें और बीजेपी का मुंह बंद करवा दें, ऐसा क्यों नहीं करती आतिशी जी और केजरीवाल जी? प्रियंका जी जवाब दीजिए। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी ने वो घर छोड़ा था तो वो चाबियां सौंपी थी बीजेपी को ही। अब बीजेपी के पास ऐसा कुछ था ही नहीं दिखाने को, तभी ये सब हुआ। दूसरी चीज मैं कहती हूँ कि मीडिया हाउसेस को जरूरी दिखानी चाहिए वो गुफा जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर में बनवाई है, क्योंकि उनको जब पार्लियामेंट जाना होता है वो उस गुफा से जाते हैं 1.5 लाख का चश्मा पहन के, 10 लाख का सूट पहन के। तो वो घर के अंदर वो इतना प्रोटेक्टेड क्यों है? हम अंदर क्यों नहीं देख पा रहे? उसमें क्या हीरे सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, ये कौन सा गुफा है, कहाँ बनी है? ये कौन सी गुफा है? एक बात कहना चाहेंगे, पहले मैं एक फैक्ट बता दूं, ये लोग कितना झूठ बोलते हैं महिलाओं के बारे में। मैं याद दिला दूं, इन लोगों ने वादा किया था कि जो 70 विधानसभाएं होंगी 70 के लिए 70 का अलग अलग एक वो निकलेगा घोषणा पत्र। अब बिल्कुल बताते हैं आप चाहते। अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इन्होंने कहा था कि कहीं भी नई शराब की दुकान तब तक नहीं खुलेगी जब तक उस क्षेत्र की 75% महिलाएं लिखित में नहीं देंगी। और मैं चुनौती से पूछता हूं, एक जगह दिखाइए, कितनी जगह? अरे आज की महिलाएं कह रही होंगी भाई तू पैसा देने की बजाय दारू की दुकानें बंद करवा दे। ये 1000-2000 के चक्कर में हजारों का इलाज का खर्चा आएगा। कुछ साल के बाद किसी का लिवर खराब होगा, किसी की किडनी खराब होगी और जाने क्या क्या घर होगा, जिसके लिए कहा गया ना हजारों घर है डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इस पानी में डूबे वो न उभरे जिंदगानी में। मगर अफसोस कि पूरी दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की गुफा, ये क्या आपको समझ में आता है भाई? मैं बताना चाहता हूं अंडरग्राउंड। आपको पता दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका। कभी आप वहां गई हैं? वहां के ऊपर जो नीचे यूएस कांग्रेस में और जो उनके सेक्रेटेरिएट से अंडरग्राउंड जाते हैं, और वो इसलिए है कि आने जाने का खर्चा भी बचेगा, सिक्योरिटी का खर्चा भी बचेगा, बीच में ट्रैफिक से किसी को समस्या भी नहीं होगी, आना जाना भी सुगम रहेगा। और ये दुनिया के सब बड़े देशों में है। मगर अफसोस क्या बताएं, जो सबसे पढ़ा लिखा नेता होने का दावा करता है उसी को नहीं पता। इसीलिए प्रियंका जी अभी अनाप चलने लगते थे, अब मुझे इस रूप से वोट मिलेगा। 2019 का चुनाव आते आते राहुल गांधी जी ने अपना विचार बदला, जनेऊधारी हिंदू हो गए, पुष्कर में आकर अपनी जाति और गोत्र बताने लगे। आम आदमी पार्टी ने अपना स्टाइल बदला, इन्होंने मफलर छोड़ा, टोपी छोड़ी। अब आइए 2024 का चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी एकदम पलट गई। इनका तो पलटाव दिखाई पड़ता है। कांग्रेस भी बिल्कुल पलट गई। और देखिए दोनों राहुल गांधी जी अब ईश्वर के नाम की शपथ भी नहीं लेते। जो पहले अपने को जनेऊधारी हिंदू बता रहे थे वो अब सत्य इंग्लिश में सोलेमनी अफर्म करते हैं। अब मगर दोनों में समानता क्या आई? वही कांग्रेस पार्टी जो किसी जमाने में सिर्फ पीएम का चेहरा आगे रखती थी और पीछे से सुपर पीएम चलाता था, आज इनके ऊपर संगति का ऐसा दोष आया है कि सीएम का चेहरा आगे है और पीछे से सुपर सीएम चलाता है। मुझे लगता है राजनीति में आम आदमी पार्टी को की पहली सत्ता कांग्रेस ने इनको सत्ता की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पार कराई थी। और उसके बाद से कांग्रेस का ऐसा प्रभाव आया है कि जिस चीज के लिए कांग्रेस की आलोचना करते थे वही आज इनकी हमसाया हो गई। तो मुझे लगता है कि आप मान लो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से कह रही है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए, तो पूरी हस्ती इनके ऊपर दिखाई पड़ी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, रमेश भिदुड़ी के बयानों को आप क्या सही मानते हैं? क्या उनका टिकट विड्रॉ नहीं होना चाहिए इस तरह के जिस तरह के बयान उन्होंने दिए? देखिए रमेश भिदुड़ी जी का बयान सर्वथा अनुचित है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है।
मैं बिल्कुल इस बात पे ईमानदारी से कहता हूं, पार्टी ने भी इस विषय के ऊपर किया और उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे खेद व्यक्त किया है, माफी मांगी है। मगर मैं नाविका जी पूछना चाहता हूं, शांति धारीवाल तो मंत्री थे, उन्होंने कहा था राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि ये मर्दों वाला प्रदेश है। क्या उन्होंने मंत्रिमंडल से हटाया गया था उनको? और याद करिए, ये तो केजरीवाल जी वो है ना जिन्होंने दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर कश्मीर फाइल्स फिल्म का मजाक उड़ाया था, जिस कश्मीर की घटना में 5 लाख हिंदुओं से कहा गया था तुम छोड़ के चले जाओ कश्मीर और अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाओ। जिन्होंने ये गलतियों से किसी पुरानी गलतियों से किसी की गलती धुल नहीं जाती और रमेश भिदुड़ी जी रिपीट ऑफेंडर है। पार्लियामेंट में उनके बयान, अब उनके बयान ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, अनएक्सेप्टेबल बयान है। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी सवाल और भी कई हैं। सवाल नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं कि कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी का शीश महल अनुमानित राशि से भी कोसों आगे निकल गया तो क्या लूट और भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा? संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश से पूछ रहे रमेश भिदुड़ी जी का बयान बहुत गलत है, इसे कभी भी किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जाता। लेकिन आतिशी जी ने आंसू स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के समय क्यों नहीं बहाए थे? 2 सवाल। पहले तो मैं बता दूं कि सुधांशु जी ने स्वीकारा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो गुफा इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि विकसित भारत की कॉपी विकसित देशों में ऐसा होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पर उनको थोड़ा सा माइंडफुल होना चाहिए था कि आज हमारे देश की हालत ऐसी है कि 80 करोड़ भारतीयों को आपने अनाज पे मोहताज कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में ये नहीं शोभा देता एक प्रधानमंत्री को कि दिन में 4 बार कपड़े बदले और अपने लिए गुफा बनवाएं और अपनी घड़ी और हीरे बांटे, जो भी वो कर रहे हैं। जहां तक बाकी 2 सवाल आपने मुझसे पूछे, तो देखिए ये मैं ऑफिशियली अधिकारित मैं ऑफिशियल तौर पे आपको बता रही हूँ कि 1952 में वो घर बना था। 1952 के बाद रेनोवेशन नहीं हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी के माँ बाप के कमरे की छत गिरी थी, उसके बाद 30 करोड़ में पूरी रेनोवेशन हुई उस घर में, जिसमें वहां के स्टाफ के लिए भी क्वार्टर्स बनाए गए अंदर ही, और 30 करोड़ में सब कुछ हुआ था। जो ये इन्फ्लेटेड फिगर्स आपको बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं ताकि मोदी जी की सोने की लंका उसके बारे कोई चर्चा ना हो, इसलिए ये सब किया जा रहा है। जहां तक दूसरा सवाल था, चलिए अगर मैं ये मान लूं, सवाल 2 आ रहे हैं। अभिषेक दत्त पहले, फिर आनंद रंगनाथन आपके पास। अभिषेक दत्त, आपका क्या सवाल है? नविका जी मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं। ये प्योर झूठ आपके चैनल पे बोल रही है, ये चाहे तो मुझको नोटिस भेज सकती हैं। पीडब्ल्यूडी ने एक नोटिस इशू कर रखा है सरकार में कि किसी भी पीडब्ल्यूडी के कार्य में नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होती। वो केवल और केवल ऑफिशियल बिल्डिंग्स के लिए होता है, रेजिडेंस के लिए नहीं होता। इस सरकार ने सेल्फ नक्शा पास करा उस एरिया में जहां ये प्लॉट बन नहीं सकता था। दूसरी चीज, इन्होंने आसपास के 16 घर जो स्टाफ क्वार्टर से उनको तोड़ के कॉमनवेल्थ विलेज में 5 करोड़ रुपए का एक घर खरीद के वो 16 की इन्वेंट्री पूरा करी, तो 16 × 5 करोड़ रुपए खर्चा जो हुआ अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल बनाने को हुआ। तो इनको अपनी जानकारी पूरी करनी चाहिए और मीडिया चैनल पे झूठ नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा सवाल, मेरा एक सिंपल सवाल आम आदमी पार्टी से है और मैं चाहूंगा कि एक लाइन में इसका जवाब दे दे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर का दिल्ली में चेहरा कौन है? एक नाम बताइएगा, केवल एक नाम, क्योंकि आतिशी जी को तो आपने टेम्परेरी सीएम कह दिया है। हु इज द चीफ मिनिस्टर फेस ऑफ आम आदमी पार्टी? ये भी दुष्प्रचार है अभिषेक भाई। अरविंद केजरीवाल जी, ये आपने गलत जानकारी दी है अभिषेक भाई। अरविंद केजरीवाल मैं आप एक गलती कर रहे हैं, आप बीजेपी के नैरेटिव में फंस रहे हैं, साथ दे रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके पास तो कोई फेस नहीं है, पर आपने नहीं पूछा उनसे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरा है और वो कर सकते हैं काम। आपको याद होगा कि जेल से भी उनको काम करना अलाउड था, वो जेल से भी काम कर रहे थे। इन्होंने पूरा नैरेटिव चलाया था, वो जेल से भी काम कर सकते हैं। सर बीजेपी, आपको बीजेपी का साथ देना है, मेरे को समझ आ रही है। आप झूठ बोल रहे हैं सर, मैं आपको उनकी जो बेल कंडीशन है वो बहुत क्लियर है कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर घुस भी नहीं सकते। उनकी बेल की कंडीशन है कि वो कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। तो ये आपके टीवी चैनल पे झूठ ना बोले। सुप्रीम कोर्ट की बेल कंडीशन बहुत स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस नहीं सकते, फाइल पे साइन नहीं कर सकते, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। अच्छा होता अगर आप 1-2 सवाल बीजेपी से
पूछ लेते, बीजेपी से पूछ लेते कि उनका खैर चेहरा ये कौन है। बेल की कंडीशन थी। आनंद रंगनाथन, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड का समय है। आनंद रंगनाथन, आपका सवाल क्या था संक्षेप में? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली देखिए कॉमन, अब आप ये देखिए इस पैनल पे 3 नेता थे और 1 आम आदमी था। सबसे कम टाइम आम आदमी को मिला। बहरहाल 2 सवाल मैं अभी भी पूछना चाहता हूं। प्रियंका जी ने कहा भाई बुजुर्ग माँ बाप थे, छत गिर रही थी, 50 साल हो गए रेनोवेट नहीं किया। मैं मान लेता हूं छत गिरने से बचने के लिए रेनोवेट किया। अरे भाई सोना क्यों लगाया? करोड़ों का नहाने के लिए सोना क्यों लगाया? जकूजी क्यों लगाई? ये आम आदमी लगाता है। और दूसरा, अभिषेक जी से बात करना चाहता हूं। देखिए अभिषेक जी कोई महाकरप्ट है। बिल्कुल, सोना क्यों लगाया? और सीएजी रिपोर्ट जो मेरे हाथ में है, सीएजी रिपोर्ट में कुछ मेंशन है कि गोल्ड प्लेटेड कोई आर्ट वर्क है करीब 5 लाख का, कोई मिनी बार है तकरीबन 5 लाख का। लेकिन खैर इस वक्त दिल्ली की लड़ाई जो है वो जोरों पर है। तापमान बढ़ रहा है दिल्ली की इस ठंड में, लेकिन चुनाव का अभी तय नहीं हुआ डेट क्या है। जब चुनाव का डेट अनाउंस होगा तब क्या होगा। अभी ही हर तरफ से इतने ज्यादा आतिशबाजियां चल रही हैं, तो दिल्ली में आगे क्या होने वाला है ये सारी देश की जनता देखेगी, क्योंकि कैपिटल सिटी है, कैपिटल लड़ाई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन आरोप पर आरोप, एलिगेशन वर्सेस एलिगेशन इस वक्त पूरे अपने आसमान पर जा रहा है। आज अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद करती हूं। ये जंग जारी रहेगी। आज लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।